ओके। तो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि ये बुक देख सकते हैं, इसका हम जो टेबल ऑफ कंटेंट से हम इसके थर्ड चैप्टर पे ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमने आज की क्लास में। सर, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। ओके, मैं थोड़ा सा माइक की लोकेशन चेंज करता हूँ। ये बेटा, जैसा आप देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर 2, ये हमने आज स्टार्ट करना है पेज 34 से, जिसमें हम पहले ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया ले लेते हैं और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। जी, ये हमारा आज का टॉपिक है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है आज भी, और कल की क्लास में भी हम इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलेंगे आगे। इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, बड़ा क्विकली हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट जो 2 वीक्स हैं उसमें हम क्या कवर कर कर आए हैं। तो द स्लाइड्स ऑफ लास्ट 2 वीक्स, क्योंकि हमने वो स्लाइड से और जॉन डी की किताब से जो है वो ज़्यादा कवर किया था। तो फर्स्ट वीक में तो स्टूडेंट्स आपको याद है सबको कि हमने इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, कोर्स की आउटलाइन देखी थी, CLOs देखे थे, CLOs मीन कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद हमने वीकली प्लान देखा था इसका, और फिर हमने ये भी देखा था कि इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। एक आपको मैंने वो कॉन्फ्रेंस पेपर भी दिखाया था, जिससे ये पता चल रहा था कि इस कोर्स को BSc कंप्यूटर साइंस में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। दूसरे वीक में हमने थोड़ा सा टेक्निकली इस कोर्स को एक्सप्लोर किया था। जॉन डी जो राइटर था, जो आपकी एक रेफरेंस मटेरियल में किताब है, उसका हमने पहला चैप्टर कवर अप किया था, और स्लाइड से भी हमने इसको देखा था कि आपकी जो टेक्निकली प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्या मुराद है। प्रोफेशन की डेफिनेशन की थी, काफ़ी सारी की टर्म्स की थी लास्ट वीक में। प्रोफेशनल क्या होता है, फिर आपको याद होगा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की थी, फिर हमने इथिक्स की बात की थी, इथिक्स और लॉ को डिफ्रेंशिएट किया था हमने। ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन की बात की थी कि एक प्रोफेशनल के अंदर क्या खसूसियात या खूबियाँ होनी चाहिए। ये वीक 2 की स्लाइड्स में से हमने किया था, जिसमें सीरियसनेस था, वांटिंग टू डू बेटर या एक्सेल की हमेशा ख्वाहिश करना था, डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड था। देन वी स्टडीड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एंथुसियाज्म, ये ट्रेड 5 थी। फिर आपने हेल्पफुलनेस को स्टडी किया था, टेकिंग द इनिशिएटिव थी 7th ट्रेड। 8th ट्रेड हमने स्टडी की थी कूल अंडर प्रेशर, यानी स्ट्रेस में आप अच्छा काम कर सको। 9th ट्रेड हमने देखी थी रिमेन फोकस्ड, और फाइनली वी सॉ कि डोंट फॉलो बिकम अ लीडर, कि आपने एज अ प्रोफेशनल यू शुड लीड योर ग्रुप, नॉट बी अ फॉलोअर ऑफ एनीवन एल्स। तो लीड आप उसी वक्त करते हैं जब आप इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज़ का, यानी कि आप रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं नई चीज़ करने के लिए। और लीडर की कुछ खसूसियात हैं जो आगे मिड टर्म के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा, उसमें हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 2 वीक्स के कंटेंट्स थे, जो कि हम लास्ट 2 वीक्स में कवर अप किया। फर्स्ट वीक वाज द इंट्रोडक्शन, सेकेंड वीक कवर्ड द टेक्निकल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, जिसमें हमने की टर्म्स प्रोफेशनल एंड ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल को कवर किया था। अब हम इसी डिस्कशन को इस कोर्स में आगे लेके चलेंगे इन द थर्ड वीक, और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शेयर भी है, वो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। जिस तरह से प्रोफेशन में आपने देखा था स्टूडेंट्स के, प्रोफेशन था उसमें एक प्री रिक्विजिट थी कि आप अपनी लाइवलीहुड जो है उससे अर्न करते हैं। वो कोई आपकी कस्टमरी सर्विस नहीं होती, या आप चैरिटी के लिए वो काम नहीं कर रहे होते हो, उसको आप प्रोफेशन नहीं कह सकोगे। टेक्निकल डेफिनेशन, तो टेक्निकल डेफिनेशन में वो प्रोफेशन मींस ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, और उसमें बहुत सी फिर आगे सब क्लॉजेस थी जो हमने प्रोफेशनलिज्म वगैरह में देखी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहली बात तो इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अफराद से बनती है। ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज़्यादा लोग अगर किसी डिफाइंड गोल को अचीव करें, 2 or more than 2 people, if they are working
फॉर अचीविंग अ डिफाइंड गोल। तो ऐसे इदारे को आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ये उसकी सादा तरीन डेफिनेशन है। तो इसमें आप देखें अहम चीज इस डेफिनेशन में वो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो लोग बैठे और आपने कोई गोल नहीं बनाया, कंपनी का नाम भी रख लिया, कंपनी रजिस्टर भी करा ली किसी इदारे से, लेकिन उसका कोई गोल नहीं है, तो ऐसी जो एंटिटी होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरेगी। इस तरह की चीज़ों को आप क्लब का नाम दे सकते हैं, सर्विसेज क्लब जिस तरह से होते हैं, ऑफिसर्स क्लब होते हैं, उसमें आप गैदरिंग ज़रूर होती है, वो रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन उसमें डिफाइंड पर्पस नहीं होता। हर शख्स का पर्पस वेरी कर सकता है, और ना ही आप किसी को उस क्लब से पैसे मिल जाते हों, लेकिन वो डिफाइंड गोल सबका एक नहीं होता। फिर से नेटवर्क क्वालिटी थोड़ी सी पुअर हो रही है। आई एम सिटिंग इन माई ऑफिस एट द कैंपस। तो आज नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी का स्टूडेंट्स इशू चल रहा है, तो हो सकता है आपको जो मेरी आवाज़ है उसमें जिटर्स फील हो रहे हो। तो अभी दोबारा से ठीक हो गया। इट इज़ शोइंग द मैसेज के नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ पुअर। बीच बीच में मैसेज आ जाता है, वो फिर चला जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक प्री डिफाइंड गोल होगा। एक तो उसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद होंगे, क्योंकि पीपल ही मिलके किसी इदारे को जो है वो बनाते हैं, और फिर उस इदारे का कोई प्री डिफाइंड गोल होगा। अब यहाँ पे वो अर्निंग वाली बात जो है ना, वो शर्त नहीं है। वो कहाँ पर शर्त थी? आपकी प्रोफेशन में थी, यहाँ पे शर्त नहीं है। क्योंकि इदारे दो तरह के होते हैं। पब्लिक, अब मैं थोड़ा सा बुक में आपको दिखा देता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट क्लोज कॉन्टैक्ट विद मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। आप अपने अगर इर्द गिर्द पे निगाह डालें तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूटिलिटीज़ कंपनीज जैसे पीटीसीएल है, वापडा है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, वासा है, ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज, जिस तरह से गोरमे की चेन है आपके पास, शेल्टन है या हॉलीडे इन है, एट्सेट्रा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ये जो नाम देखे हैं, इनमें कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं और कुछ प्राइवेट, जिस तरह कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, जैसे कोई होटल की चेन है। तो प्राइवेट कंपनी का मकसद मोस्टली टू अर्न प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या पीटीसीएल है, वापडा है, उनका प्राइमरी पर्पस जो है टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिक एंटिटीज़ कहा जाता है। पब्लिक मींस अवाम, एंटिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो इसका पर्पस होता है टू रन एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, और इसका जो मकसद होता है प्री डिफाइंड गोल, वो होता है पब्लिक सर्विस। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में आप ये नहीं कहते कि दो या दो से ज़्यादा लोग ऐसी एंटिटी में काम करें जिसका प्री डिफाइंड गोल हो। अब वो गोल पब्लिक सर्विस भी हो सकता है, और वो गोल प्रॉफिट अर्न करना भी हो सकता है। मोस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद टू अर्न प्रॉफिट होता है, जबकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस भी जुड़ा है, अगर आप किसी भी प्राइवेट इदारे की बात करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है बिजनेस। और जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की जो प्री रेक्विजिट है वो है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सरकारी या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पर्पस बिजनेस करना नहीं होता, पब्लिक वेलफेयर होता है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पर्पस होता है बिजनेस करना या टू अर्न प्रॉफिट। इसके अलावा एक तीसरी टाइप भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्ट करती है। वो आपके पास ट्रस्ट्स होते हैं, जैसे होती तो वो प्राइवेट हैं, लेकिन उसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चैरिटी दे के चला रही होती हैं। उन ट्रस्ट का भी मकसद नो प्रॉफिट नो लॉस और पब्लिक वेलफेयर होता है, लेकिन वो ना तो वो सरकारी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ना ही वो प्राइवेट या निजी इदारा होती है। ऑर्गेनाइजेशन को उर्दू में इदारा कहते हैं, पब्लिक आपकी गवर्नमेंट हो गई, और जो प्राइवेट है उसे आप निजी इदारा कह सकते हैं। तो ये तीसरी तरह के इदारे हैं, जिसे उर्दू में अगर आप ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन या खैराती इदारे कह लें
जो चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिस तरह से ईदी फाउंडेशन है आपके पास, या गुजरांवाला में अगर आप ट्रैवल करें तो काफ़ी सारे ट्रस्ट, शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल और इस तरह की दूसरे इदारे आपको नज़र आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी टाइप है। तो बेटा आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट बुक्स से जो है वो स्टडी करके ये बता रहा हूँ। एक तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वो भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ इसने ये चीज़ें बताई हुई हैं इस किताब में। आपको ज़रा मुश्किल होगी प्रिसाइज डेफिनेशन तलाश करने में फ्रैंक बॉट की किताब से। एक्सप्लेनेशन आप इस किताब से पढ़ लीजिएगा, लेकिन डेफिनेशंस आप नोट कर, अभी नहीं नोट कर रहे तो मैं इस लेक्चर को डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से इसे नोट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमने कर ली स्टूडेंट्स अब तक की क्लास में। दूसरी चीज़ हमने क्या की, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स और उसके एग्जांपल्स भी लिए। सो टू और मोर देन टू पीपल वर्किंग फॉर अ प्री डिफाइंड गोल इन अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन अ रजिस्टर्ड एंटिटी, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। रजिस्टर्ड का लफ्ज़ मैंने पिछली डेफिनेशन से विलिंगली ऑमिट किया है, क्योंकि अभी मैंने रजिस्ट्रेशन एंटिटीज़ को डिस्कस करना है कि वो कौन से महकमा है जो कि किसी इदारे को रजिस्टर करता है। आगे हमने स्टूडेंट्स क्या बात की है, तीन टाइप्स इसकी देखी हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। मोस्टली जो एनजीओज भी आपकी काम करती हैं यूनाइटेड नेशंस के अंडर, और बहुत से दूसरे इदारे प्राइवेट जो कि चैरिटी बेस्ड, नो प्रॉफिट नो लॉस एंड पब्लिक वेलफेयर पे काम करते हैं। तो ये अभी तक हमने जी स्टडी किया है। थोड़ा सा इसी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, और इससे पहले कि मैं किताब की तरफ चलूँ, आखिरी बात यहाँ पे बताता चलूँ कि हर मुल्क के अंदर या हर सूबे में, इन अ कंट्री या इन अ प्रोविंस या इन अ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हर लेवल पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने की कोई ना कोई महकमा, कोई ना कोई एंटिटी अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में इस एंटिटी का नाम है SECP। जो प्राइवेट इदारे होते हैं वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये किताब अमेरिकन पर्सपेक्टिव में लिखी हुई है। जब आप इस बुक का स्टूडेंट दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसने एग्जाम्पल्स दिए यूनाइटेड स्टेट्स की। तो जो मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा वो पाकिस्तान की देता जाऊंगा, जिसे आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट इदारे को जो रजिस्टर करता है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। वो जर्नल एंटिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करता है। इसके अलावा और बहुत सी एंटिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करती हैं, और वो एंटिटीज़ कौन सी हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है तो, और आपने उससे एक्सपोर्ट भी करनी है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आपको फेडरल लेवल पे अपने सॉफ्टवेयर हाउस को रजिस्टर करना होगा। और अगर आपने प्रोविंशियल लेवल पे लोकल आपने काम करना है तो आप पंजाब के अंदर पहले एक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था, PITD, जिसमें मैंने खुद भी कुछ अर्सा काम किया, लेकिन वो बाद में डिज़ोल्व कर दिया गया। और अभी जो है वो ये तमाम जो काम है वो SECP और पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड के अलावा आपका देखता है PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। इसी तरह से आपकी जो स्पेशलाइज्ड मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर स्पेशलाइज्ड इदारे मौजूद हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करते हैं। तो लेकिन जो जिसके अम्ब्रेला में सारे प्राइवेट इदारे काम करते हैं वो SECP है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां से आप अपने इदारे को रजिस्टर करवाते हो। तो इसी तरह हर कंट्री के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे इसने आगे लॉस दिए हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के, कि किस तरह से आप किसी इदारे को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट कैसे हो गई कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो किसी प्री डिफाइंड गोल या सेट ऑफ गोल्स के तहत एक रजिस्टर्ड एंटिटी में को फॉर्म करते हैं, तो ऐसी एंटिटी या उसे चला रहे होते हैं, तो ऐसी एंटिटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक हो गया जी। और उसकी तीन टाइप्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने तीन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी कर ली और इसकी टाइप्स भी देख ली। अब हम जरा राइटर पे आ जाते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पे जी। ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खैराती इदारे, चैरिटी, आगा खान हॉस्पिटल है आपका, या आपके पास ये जो कैंसर हॉस्पिटल है इमरान खान का, या गुजरांवाला में आप देखें अशिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, या ईदी फाउंडेशन है पूरे पाकिस्तान में। ये ऐसे खैराती इदारे हैं जिनका मकसद
बिजनेस करना नहीं होता, लोगों की वेलफेयर होता है। लेकिन स्टिल ये आपके जो इदारे हैं वो प्राइवेट हैं। पब्लिक इदारे तो सारे के सारे ही नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, लेकिन प्राइवेट इदारों में ऐसे इदारे होते हैं जो कि खैराती इदारे होते हैं और उनका मकसद पब्लिक वेलफेयर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना होता है। तो ये 3 टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड चैरिटी बेस्ड या ट्रस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम इस किताब पे आते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा है। इन द फर्स्ट 2 sections of this chapter we shall describe the legal forms which such organization may take and then पहले 2 हिस्सों में चैप्टर के ये लीगल बातों को डिस्कस करेगा ऑर्गेनाइजेशन की। और ये जो लीगल टर्म्स हैं ये मोर और लेस अराउंड द ग्लोब सेम है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड्स में जहाँ पे किंगडम है उधर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी है मोर और लेस लिटिल वेरिएशन के साथ जो इसके बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं किसी इदारे की डेफिनेशन के या लीगल मैटर्स, दे आर द सेम। ओके, थर्ड सेक्शन में इसने जो है वो और ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन इस किताब में, इस चैप्टर में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की है, ना कि दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग क्या होती है आगे उसने डेफिनेशन भी दी है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन विच सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, यानी इसका जो फोकस है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे है, जिसको इसने प्राइवेट की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रेडिंग। क्योंकि ये आपका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें एक ही लफ्ज़ नहीं मिलेगा कि अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो वो किसी भी C++ की किताब में फंक्शन होगा। इट्स अ कॉन्टेक्चुअल कोर्स, जो थ्योरी के कोर्स होते हैं उसमें लफ्ज़ एब्सोल्यूट नहीं होते, डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं एक ही आइडिया या एक ही डेफिनेशन से। सो किसी किताब में आपको प्राइवेट मिलेगा, कहीं पर आपको ट्रेडिंग मिलेगा, लेकिन अगर आप साइंस का एक कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन ही होगा। C++ के अंदर जावा में चले जाएंगे तो वो मेथड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किताबों में नामों का फ़र्क ज़रूर मिलेगा। सो इसीलिए जो थ्योरेटिकल कोर्स होते हैं वी कॉल देम कॉन्टेक्चुअल कोर्सेज। ठीक है, तो ये क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है सेक्शन, तो बिजनेस सोशल साइंसेज या आर्ट्स में फॉल करता है, तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। सो ट्रेडिंग या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट को अर्न करती हैं। But we shall also indicate how non-commercial organizations fit into similar patterns. Non-commercial उसमें ट्रस्ट, चैरिटीज भी आ गई और आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी आ गई। ठीक है जी, ओके जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अभी तक की क्लास में पहला स्टडी ऑब्जेक्टिव आज का कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दूसरा, और आप इसको डिफाइन भी कर सकें, दूसरा स्टडी ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको अब तक की क्लास में आइडिया हो गया होगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे और अपनी नोट्स बनाएंगे तो और ये क्लियर हो जाएगी। अब हम चलते हैं 2.1 की तरफ। ये जो चैप्टर 2 है शुरू में इसने यही बात की है जो मैंने ज़रा तफसील से बता दी है, ऑल्दो इसमें डेफिनेशन नहीं थी, जो कि आपको मैं बता दी और आप नोट कर सकते हैं। लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कानून की नज़र में किसी इदारे की क्या हैसियत है, या कोई इदारा कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लीगल मीनिंग्स। Okay, fundamentally, the law recognizes individuals, human beings, who can be regarded as responsible for their actions. In other words, all human beings except those excluded by youth or mental incapacity or fall into the domain of law. अब इसने पहला पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया है कि जो किसी मुल्क का कानून होता है वो किन चीज़ों पे लागू होता है, अफराद के ऊपर लागू होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी मशीन को गलत इस्तेमाल करने से या मशीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट से किसी इंसान को नुकसान पहुंचता है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो मशीन को सज़ा देना या उसको ट्राई करना जो है वो अभी तक के कानून में जो है मीनिंगलेस है। हो सकता है मशीन्स कल को इंटेलिजेंट हो जाएं, जैसे फिक्शनल मूवीज़ में होती हैं, तो फिर कोई शायद इसके मीनिंग्स हों कि आप उसे भी कानून की डोमेन में फॉल करें और उसको ट्राई करें। और फॉर द टाइम बीइंग टू दिस डेट इंसान जो हैं उन्हीं के ऊपर लॉ अप्लाई होता है। बाकी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आप लॉ अप्लाई नहीं करते, या अगर किसी एनिमल ने किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा दिया या दूसरे किसी जानवर को उसने नुकसान पहुंचा दिया या मार दिया है, तो उसको आप अदालत में जाके ट्राई नहीं करते हो। तो पहला तो ये फंडामेंटल चीज़ें देखने की।
Individuals can enter into contracts which can be enforced by the courts. इंसान अब कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं, और उनकी तमाम जो ज़िंदगी है उसको कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। ये इसने पहले, और कानून कौन बनाता है जी? आगे इसने बताया हुआ है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स। आपका जो लेजिस्लेचर होता है, या जैसे मुकन्नना कहते हैं उर्दू के अंदर, ये जो कौमी असम्बली और सेनेट है पाकिस्तान की मिसाल में, ये कहलाता है लेजिस्लेटर और मुकन्नना, जो कि कानून को फॉर्म करते हैं। दीज आर कॉल्ड लीगल बॉडीज, जो कि किसी मुल्क के आइन को बनाते हैं। और पाकिस्तान में 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है विद अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इस वक्त इन प्रैक्टिस है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो है आपकी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसा मैंने बात की थी कि हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हम डेमोक्रेसी की एग्जांपल्स लेंगे जो कि मोर और लेस सेम होंगी। तो पार्लियामेंट जो है वो आपका लॉ अप्रूव करती है। और एक उसने और भी बात की थी यहाँ पे, कुछ लोग कानून से बालातर होते हैं जो कि मेंटली इनकैपेसिटेटेड हों, ठीक है, या जो आपके माइनर्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको कुछ रिलैक्सेशन है लॉ के अंदर। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल पर्सन्स होते हैं, जैसे हेड ऑफ द स्टेट होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इम्यूनिटी है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह की कुछ पोस्ट्स के लिए और प्लस माइनर्स के लिए और मेंटली इनकैपेसिटेड पर्सन्स को इम्यूनिटी होती है लॉ के अंदर। तो ये तो थोड़ा सा कानून की इसने बैकग्राउंड बताया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीगल फॉर्म को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। For all but the smallest business organizations, it is desirable that the organization should be given a legal existence. अच्छा, अभी हम आगे जाने से पहले ये आपने लाइन देखी है कि ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले कि वो बिजनेस करे उसे लीगली एग्जिस्ट करना चाहिए। और लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इदारा स्टार्ट करने के लिए ये एक की टर्म है, इसने यहाँ पे इटैलिक भी की हुई है, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इनकॉर्पोरेशन। जब आप किसी इदारे को स्टार्ट करते हैं वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। किसी भी इदारे को बिजनेस करने के लिए हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उसकी लीगल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है या उसे रजिस्टर कराना ज़रूरी है। और ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एंटिटी, जो कि फिर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है इनकॉर्पोरेशन के बाद। अ वर्ड विच मीन्स लिटरली मेकिंग इनटू अ बॉडी और एन ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रॉम द लैटिन कॉप्सिस, हेंस द इंग्लिश वर्ड कॉप्स। इनकॉर्पोरेशन के इसने बताया कि ये लैटिन से इंग्लिश के अंदर जो है वो इन्फ्यूज़ हुआ था। ओके जी, आगे चलते हैं। ये पहला एस्पेक्ट हो गया। पहले हमने लॉ को देख लिया, लॉ कौन बनाता है, इंसानों पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन हम इदारों को भी इंसानों की तरह की एग्जिस्टेंस देंगे। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगली बाउंड होगी। अब देखें ऊपर के पैराग्राफ में उसने क्या कहा था कि ह्यूमंस या इंडिविजुअल्स जो हैं वो लीगली बाउंड होते हैं टू लॉ ऑफ अ कंट्री। दूसरे पैराग्राफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पैराग्राफ और पैराग्राफ चल रहा हूँ, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट लाइक ह्यूमंस इनकॉर्पोरेट कर देते हो। कि आपने यूनिलीवर पाकिस्तान बना दी, आपने जो है वो कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट चेन जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी, या आपने जो है वो कोई पावर प्लांट या एफएफसी बना ली। तो ये अब क्या हो गया? इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन। जब आप किसी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कर देते हो और वो लीगल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो कानून उस पर एक इंसान की तरह एप्लीकेबल होता है। इट्स जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग। इसकी रीज़न क्या है, थोड़ा सा आगे चल के हम कल की क्लास में इसकी रीज़न डिस्कस करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ऑल्दो इसे लिविंग इंसान ही ऑपरेट करते हैं, मगर ये है तो इसकी जिंदा तो नहीं है ना। तो हम इसको क्यों एक लीगल एंटिटी इंसान की तरह देते हैं? इसकी बहुत सी रीजंस है विच वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास इंशाल्लाह। ओके जी, थोड़ा सा मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। ओके, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड कंपनीज। अच्छा, ये अब एक दूसरी की टर्म्स आ गई कि आपके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने अक्सर नाम देखा होगा, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एबीसी फार्मा। यहाँ पे ये चीज़ भी हम क्लियर करेंगे। बट देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ unincorporated trading organization which we should describe briefly.
A sole trader is an individual who is operating his or her own business attached to becoming a sole trader. One become a sole trader simply by starting to operate a business. अच्छा, अब इसने कहा है कि एक तो है जिस तरह आपने कोई दुकान खोल ली और आप ट्रेडर बन गए, या घर में आपने कोई सामान ला के रख दिया और आप दराज पे सेल करने लग गए, या अपनी वेबसाइट बना ली और कंपनी नहीं रजिस्टर की, तो अब आप सोल ट्रेडर हैं। और क्योंकि आप एक इंसान है, लिविंग बीइंग है, आप पे लॉ अप्लाई होता है, तो आप अपने एक्शंस के फुली जिम्मेदार होंगे, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। It may then be necessary to register with customs and excise for value-added tax purposes and negotiate with the inland revenue, etc. फिर आप एज अ पर्सन, जो भी आपके मुल्क के अंदर टैक्सेशन के इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, FBR है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन का महकमा है, उनके साथ आप अपनी जब टैक्स फाइल करेंगे तो उनके साथ आपको एज अ पर्सन डील करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लॉस हो जाता है किसी बिजनेस में, ठीक है, तो वो आपको आपकी पूरी जायदाद बेच के भी कोई दूसरा बंदा ले सकता है। आपने कोई किसी से लोन लिया था बैंक से एज अ पर्सन, और आप वो लोन नहीं पे कर पाते, आपका लॉस हो जाता है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो अब बैंक के पास इख्तियार होगा कि अगर आपके पास कार है, घर है, तो वो उसको बेच के अपना जो लोन है वो वसूल कर ले, क्योंकि आप एक एंटिटी के तौर पे काम कर रहे थे। दूसरी सूरत में अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर लेते हैं और आप कहते हैं कि ये जी ऑर्गेनाइजेशन है ABC ट्रेडिंग कंपनी, ABC ट्रेडिंग कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का किसी बैंक से कर्जा लिया, और ABC ट्रेडिंग कंपनी के अपने भी एसेट होंगे, जैसे जिस जगह पे वो इनकॉर्पोरेट किया वो सपोज 10 लाख की थी, और टोटल एसेट्स ABC कंपनी के 25 लाख थे, और वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो बैंक सिर्फ उस कंपनी के नाम के एसेट बेच सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पे आप 2 लोग थे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उन 2 लोगों के अगर 10 करोड़ के भी एसेट हैं ज़ाती, तो वो नहीं बेचे जा सकते। कानून जो है वो प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई कंपनी आपने स्टार्ट की है और उस कंपनी को लॉस हो जाता है, तो कोई बैंक, कोई दूसरा शख्स सिर्फ उस कंपनी के एसेट्स रिकवर कर सकता है। उस कंपनी, जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके स्टार्ट की थी, या उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो उनको नहीं हाथ लगा सके। तो एक तो आपको स्टूडेंट्स रीज़न समझ आ गई होगी कि कंपनी को लीगल एंटिटी की हैसियत क्यों दी जाती है, क्योंकि वरना लोग बिजनेस करने से घबराते। बिजनेस को ग्रूम करने के लिए इंसानों की तरह कंपनी को जो है वो एक लीगल एंटिटी की हैसियत दी जाती है। अभी तक मैंने लिमिटेड को एक्सप्लेन नहीं किया, आज मैं आपको सिर्फ इसकी की टर्म्स जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा 2.1 की, और फिर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे कल की क्लास में। अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लें। तो ये स्टूडेंट्स, मैं दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि इंसानों पे लॉ अप्लाई होता है, लॉ पार्लियामेंट बनाती है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। सेकंड पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया है कि आप कंपनी को रजिस्टर करते हैं और वो एक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। लिमिटेड उसे क्यों कहा जाता है, हम इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हमने एक और एग्जाम्पल इसमें से डिस्कस किया है, और वो एग्जाम्पल क्या थी कि अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं, और तो आपके सारे एसेट्स जो हैं वो उस ट्रेड करने में जा सकते हैं, क्योंकि आपने कोई इदारा नहीं खड़ा किया। अगर आप अपनी शॉप खोलते हैं और शॉप का नाम ABC ट्रेडिंग कंपनी रख देते हैं, और अगर उसको लॉस हो जाता है या डिफंक्ट या दिवालिया हो जाती है, तो बस आपकी दुकान के जो वो जाएंगे, आपके ज़ाती एसेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला फ़ायदा और पहली रीज़न भी हो गई कि हम कंपनी को एक लीगल एंटिटी की हैसियत देते हैं, ये एक रीज़न है। ओके जी, अभी आ जाते हैं हम इस पे। अब ये आगे बता रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप पार्टनरशिप कर लें, कंपनी रजिस्टर ना करें, आप पार्टनरशिप कर लें किसी दूसरे बंदे के साथ। 2 लोगों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया, स्टिल कंपनी नहीं रजिस्टर कराई, तो अब अगर लॉस होता है तो वो दोनों पार्टनर उसके जिम्मेदार होंगे। जिसका हिस्सा 55% है बिजनेस में, उससे 55% लॉस रिकवर होगा, जिसका 45% है उससे 45% होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1890 में ये चीज़ें लॉ में डिफाइन की हुई हैं।
पाकिस्तान के हम कानून की जो शिकें हैं उसको तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिजनेस फ्रेमवर्क मौजूद है, जो कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको दिखा दूंगा। हाउएवर हम इस कोर्स में उसको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो हम इस कोर्स में इंशाल्लाह ज़रूर स्टडी करेंगे। ओके जी, तो 2.1 से हमने यही दो चीज़ें स्टडी करनी थी। इंडिविजुअल्स पे लॉ अप्लाई होता है, लॉ पार्लियामेंट्स बनाती हैं, बिजनेस इदारे को हम लीगल हैसियत देते हैं, इस प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। और जब आप कोई इदारा इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो लिमिटेड कंपनी बन जाती है। इसके अलावा आप ज़ाती हैसियत में भी बिजनेस कर सकते हैं, उसका नुकसान मैंने बता दिया, कंपनी रजिस्टर करेंगे तो उसका फ़ायदा भी बता दिया। अब ये जो चीज़ है पार्टनरशिप एक्ट, इसमें आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ठीक है। तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगा, बाकी बात इसके अंदर सेम आ जाती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास ख़त्म करने से पहले 2.2 के शुरू की एक दो चीज़ें पढ़ते हैं, फिर हम आज की इसमें भी आई सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं लग रही। सर बहुत ज्यादा हो रही है। लिमिटेड तो हाँ जी, आज बेटा इंटरनेट का खासा इशू है। हाँ, वो मुझे शो कर रहा है यहाँ पे बैड। उसका हल ये है कि मैं ये अपलोड करूँगा लेक्चर, तो जो चीज़ आपको यहाँ से मिस हो जाए तो आप वो जो अपलोडेड लेक्चर होगा वहाँ से आप सुन लीजिएगा। अभी बैड नेटवर्क क्वालिटी का मैसेज चला गया। मैं ये कह रहा था कि इंटरनेट का इशू है, तो मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आपको ना समझ आया हो तो आप प्ले करके इसको लिंक में आपसे रेगुलरली शेयर करता हूँ। सर रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी यही प्रॉब्लम आती है कि आपकी आवाज़ नहीं आती उसमें भी। जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर में भी यही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे आपकी आवाज़ ड्रॉप होती है ना, वहाँ पे आवाज़ नहीं आती रिकॉर्डिंग लेक्चर में। उसमें फिर आपके पास किताब है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, स्लाइड्स हैं। अगर कहीं पे आप थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासरूम के अंदर जो है वो तो फिर एक और बात हो, तो डिस्टेंस लर्निंग में फिर ये है कि ये थोड़ी बहुत इश्यूज आपको आते हैं, वो आप नोट्स से कवर कर सकते हैं, या अगर फिर भी ना समझ आए तो आंसर सेशन का ट्यूसडे को उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वो जो हमने अभी तक हमने प्रोफेशनल की ट्रेड्स पढ़ी हैं, फलां ट्रेड हमें आई, उसमें मैंने किताब से भी पढ़ा है और उसमें ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगा कि वो किस तरह से। तो उसमें ये है कि आप बुक पढ़ें, स्लाइड्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, और क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारा आज तो हम क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जैसा कि मैंने बताया। और वो तो जाहिर है मैं टीम्स पे तो नहीं रिकॉर्ड, वो तो मैं इधर ही ऑफलाइन रिकॉर्ड करके तो उसे अपलोड किया करूँगा, उसमें ये इशू थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमने बेसिक्स पढ़ी हैं उसमें अगर कुछ ना समझ आए तो स्टिल यू, जैसे कोर्स के कंटेंट्स पढ़े हैं हमने और प्रोफेशनल की ट्रेड्स पढ़ी हैं, यही दो बातें पढ़ी हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू डेफिनेटली टुमारो इंशाल्लाह। आज हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आप तो स्टूडेंट भी देखा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है जब आप उसे रजिस्टर इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो आपके पास लिमिटेड हो जाएगी। अब वो किस तरह की लिमिटेड होगी ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी इट। कंपनीज में भी आइदर पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी। अच्छा, लिमिटेड में भी फिर दो फॉर्म है, लेकिन वो अगले पैराग्राफ में आ रही है, आज मैं यहीं पे इसे ख़त्म करूँगा। Public companies are companies which are allowed to offer their shares to the public। ये बड़ी अहम बात है, ये आप इस पे थोड़ा एम्फेसिस कीजिएगा कि ये कौन सी कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज जो कि आम अफराद को, ये देखें इसे मैं हाईलाइट भी कर दिया है। Public companies are companies which are allowed to offer their shares to the public। स्टॉक एक्सचेंज का आपने कभी नाम सुना हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज,
ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स दे, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी मुल्क की स्टॉक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सके। Their names must end with the word public limited company और PLC। पब्लिक से आपको पता है कि पब्लिक गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उसमें शेयर होगा, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी से मुराद ये हो जाएगा कि ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को सेल कर सके। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक, इट्स नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी होगी या जो अपने शेयर्स नहीं लोगों को देना चाहती, वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, ठीक है, वो पब्लिक लिमिटेड नहीं होगी। जब आप किसी मुल्क के, किसी सूबे के, किसी शहर के शहरियों को स्टॉक एक्सचेंज हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए रजिस्टर्ड करके शेयर्स बेच देते हैं, तो वो चाहे वो एंटिटी बनी प्राइवेट होगी, फिर वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि उसके हिस्सेदार वो तमाम अफराद हो जाते हैं जिन्होंने वो कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं। इसीलिए उसे कहा जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कि आप अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन का लोगों में सेल कर देते हैं और लोग इसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं, पब्लिक स्टेक होल्डर हो जाती है। जहां पे आप ये ना करना चाहें, वो कंपनी क्या होगी, ओनली लिमिटेड। ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर आपको आवाज़ नहीं भी आ रही तो ये आप देख सकते हैं। जो आपकी प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी जो है वो उसकी एब्रीविएशन लिमिटेड होगी और वो अपने शेयर्स जो है नहीं ऑफर कर सकते। पब्लिक कंपनीज मस्ट रजिस्टर एज सच, दे मस्ट हैव एन इशूड शेयर्ड कैपिटल। ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि शेयर्स किस तरह से स्टॉक मार्केट में जाते हैं और क्या प्रोसेस होता है। अभी आप कंपनीज की टाइप पे गौर करें, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक वो जो अपने शेयर्स पब्लिक को सेल आउट करे थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और प्राइवेट वो जो कि ऐसा काम ना करे। प्राइवेट सिर्फ लिमिटेड या एलटीडी होगी, और शेयर्स बेचने वाली कंपनी पीएलसी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। अच्छा, अब हमने ऊपर बात की थी जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वी कॉल सच एन एंटिटी एज अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ इसने डिस्कस की है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कंपनीज कैन बी आइदर लिमिटेड और अनलिमिटेड। In an unlimited company, the shareholders are personally liable for all the company's debts. अच्छा, अब मैंने ऊपर बात की थी ना स्टूडेंट्स के, एक बंदे ने बिजनेस दुकान खोली है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी रजिस्टर नहीं की, उससे नुकसान हुआ तो उसके पर्सनल एसेट भी ले सकता है बैंक या कोई भी इदारा जिसको उसने पैसे देने हैं। आप कंपनी में अगर खुद ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑल्दो दुनिया में शायद ही आपको कोई अनलिमिटेड कंपनी मिले। कभी आपने ऐसा पढ़ा अस्करी कमर्शियल बैंक अनलिमिटेड? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अनलिमिटेड से आप खुद अपने हाथ काट के दे रहे हैं कि भाई अगर कोई लॉस हो जाता है और कंपनी के एसेट्स बेच के भी पूरा नहीं होता, तो जो कंपनी का ओनर है उसकी पर्सनल एसेट्स भी सेल करके उसे पूरा करें। As you can read here, in an unlimited company, the shareholders are personally liable for all the company's debts. तो इसीलिए कोई भी जो एंटिटी है वो अनलिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती नहीं, लेकिन लॉ में प्रोविजन है इसकी। नॉट सरप्राइजिंगली दिस टाइप ऑफ कंपनी इज वेरी रेयर। अभी तक मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखी, शायद कोई इंटरनेशनल कंपनी हो जिसके नाम के साथ आपने पढ़ा हो कि फ्लां शिपिंग कंपनी अनलिमिटेड। आई हैवंट सीन एनी कंपनी इन पाकिस्तान। ओके, लिमिटेड कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी देखें आप, आपको लिमिटेड की समझ आ जाएगी, और बाय गारंटी। लिमिटेड को लिमिटेड क्यों कहा जाता है? वो सिर्फ इदारे के एसेट्स तक लिमिटेड है। जो आपने इदारा रजिस्टर किया तो आपका जितना कर्जा है बस वो इदारे के एसेट्स को बेच वापस किया जा सकता है, इससे आगे नहीं। जिन लोगों ने वो कंपनी स्टार्ट की है, जिन लोगों ने वो लायबल नहीं होंगे, सिर्फ एसेट्स तक, कंपनी के एसेट्स तक लिमिटेड है वो कंपनी, इसीलिए उसको कहा जाता है लिमिटेड कंपनी। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो के ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो या तो वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इज वेरी रेयर, सो वो हमेशा लिमिटेड ही होगी। और लिमिटेड के बाद वो या तो पब्लिक लिमिटेड होगी या ओनली लिमिटेड होगी। पब्लिक लिमिटेड वो कंपनियां होती हैं जो अपने कुछ शेयर्स लोगों में सेल कर देती हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, और लिमिटेड कंपनियां ऐसी कंपनी होती है जो कि
अपने शेयर्स को सेल नहीं करती और उसे इख्तियार भी नहीं होता सेल करने का। अगर उसने प्राइवेट से लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड जाना है तो उसे फिर अपनी रजिस्ट्रेशन दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी SECP सिक्योरिटीज एंड, तो वो प्रोसेस है जिसमें वो कुछ सीड मनी लेते हैं जैसे सिक्योरिटी मनी कहते हैं वगैरह वगैरह, विच वी विल डिस्कस सम टाइम लेटर। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर 30 को क्लोज करते हैं। तो हमने आज 2 सफ़े पढ़े हैं सिर्फ, पेज 34 और 35, और इसमें हमने बुनियादी बातें जो हैं वो डिस्कस की हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और हम ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ क्यों रहे हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द बुक इज प्रोफेशनल इश्यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो, प्रोग्रामर होते हो, तो आप काम किस में कर रहे होते हो, ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो आप कहाँ पे काम कर रहे होगे, किसी इदारे में। तो जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का पता होगा, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप करो या आप जॉब करो, यू मस्ट नो कि इदारा होता क्या है, उसकी लीगल हैसियत क्या है, एंड हाउ टू डू बिजनेस, या हाउ टू बिकम एम्प्लॉई। उसके लिए भी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये दूसरा चैप्टर PPIST की किताब टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, बिकॉज इट इज़ वेरी फंडामेंटल कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो। तो अभी अटेंडेंस कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। सर ये जो इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज वगैरह, बेटा ये अटेंडेंस लगा लें, फिर करते हैं आगे। ओके क्लास सर। आपकी क्लास है आगे अगली क्लास में, नहीं तो अभी भी करते हैं। ओके जी, जरका, दानियाल, दानियाल नहीं है, मोहम्मद हुसैन, सर राना दानियाल ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं शायद माइक इशू है। दानियाल ने, यस हुसैन, अहद, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद लुकमान, सैयद सिराज, ये तो मेरा ख्याल है अभी सर इसने मैसेज किया हुआ है चैट में भी, इसने मैसेज किया हुआ है, हैंड भी रेज किया हुआ है सैयद सिराज ने। हाँ वो मुझे नजर आ रहा है। रिजवान, मोहम्मद रिजवान, प्रेजेंट सर। हिब्बा खालिद, प्रेजेंट सर। मुबीन, इमरा, प्रेजेंट सर। इमरा ताहिर, यस मोहम्मद सर प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। गुलाम मोहिउद्दीन, जैनुल आबिदीन, प्रेजेंट सर। जैनब, प्रेजेंट सर। इस्फा, प्रेजेंट सर। तैयब, यस सर। सैयद हसन, प्रेजेंट सर। गोहर, प्रेजेंट सर। एहसन मुनीर, प्रेजेंट सर। वर्दा, प्रेजेंट सर। इमरा गफूर, खुशबू, हमना, शिजा, प्रेजेंट सर। फखर हुसैन, प्रेजेंट सर। अफ्ताब, यस सर। मोहम्मद तलहा, अली हैदर सावन। अब मैं देख लेता हूँ, अगर किसी का माइक शाइक का मसला है तो रेज योर हैंड, मैं यहाँ से देख के आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। सर 412 की लगा दें। निमरा गफूर, ठीक है बेटा, आपका हैंड रेज है। निमरा गफूर का रोल नंबर क्या है? 410 सर 424। 424।
ये बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई। और मोहम्मद गुलाम मोहिउद्दीन, आपकी तो मैंने लगा ली थी। अच्छा ठीक है। एनीवन है गुलाम मोहिउद्दीन खुशबू, ओके। इसका खुशबू का क्या, ठीक है, आई गॉट इट। ओके, एनीवन एल्स? सिराज बेटा आपकी लगा दी है, खुशबू की लगा दी है, गुलाम मोहिउद्दीन की लगा दी है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जी बेटा, तो अब क्लास जो है वो टाइम ख़त्म हो गया। आप में से अगर किसी ने सवाल पूछना है तो वो स्टे कर सकता है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी अब आपकी टाइम टेबल में अगली क्लास है तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आप कोई सवाल पूछना चाह रहा था बच्चा, तो वो पूछ सकता है पहले जो स्टूडेंट पूछ रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।